संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? यानी वैसा संसाधन जो भविष्य में उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसका आंसर है वैसे संसाधन जिनकी खोज तो हो चुकी है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा, इसका खोज तो हो चुका है लेकिन उसका अधिकतम उपयोग मनुष्य नहीं कर पाया है, इसलिए इन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा। प्रश्न है मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? तो इसका आंसर है मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल की मदद से प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों को संसाधन में बदल देता है, इसलिए मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी चीज़ को मान लीजिए ज़मीन के अंदर अगर हीरा भी रखा हुआ है तो मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल से उस हीरे के पत्थर को निकालता है, फिर तराशता है और उस हीरे को बहुमूल्य वस्तु में बदल देता है। तो इसलिए मनुष्य क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मनुष्य नहीं होता तो वो हीरा का जो पत्थर है वो चट्टानों में दबा ही रह जाता। अगला प्रश्न है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। इन सीटू संरक्षण क्या है? इसका आंसर है वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू संरक्षण कहलाता है। जैसे वन्य अभ्यारण्य। तो इन सीटू संरक्षण क्यों किया जाता है? जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए। तो इसके लिए सरकारें क्या करती हैं? वो किसी किसी जंगल को सुरक्षित घोषित कर देती हैं कि वहाँ लोग शिकार नहीं कर सकते हैं, वहाँ वृक्ष नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं स्वच्छंद होकर मुक्त होकर विचरण कर सकें, घूम फिर सकें। और इस तरह से जब हम मना हो जाएगा, उस पर सरकार विशेष ध्यान देने लगेगी तो उन जीवों का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। संरक्षण का ही अर्थ क्या होता है? बचाव, अपने सुरक्षा में लेके, अपने नियंत्रण में लेके बचाव करना। तो सरकार अपने नियंत्रण में जंगलों को ले लेती है और फिर उन जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जब वो सुरक्षा देती है तो इसे ही हम लोग इन सीटू संरक्षण कहते हैं। प्रश्न है वन्य जीवों के ह्रास के क्या क्या कारण हैं? वन्य जीव जो हैं लगातार घट रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? तो इसका आंसर है पहला, भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार करना। दूसरा, उद्योग की स्थापना एवं नगरों की विकास तथा खेती के लिए जंगलों की कटाई करना। तीसरा है बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वनों के विनाश के परिणामों को लिखें। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर जंगल नष्ट हो जाए, वन का विनाश हो जाए तो इसका क्या क्या परिणाम होगा? इसका आंसर है पहला, कई जीव जंतुओं की प्रजाति का विलुप्त हो जाना। बहुत सारे जीव जंतु क्या हो जाएंगे? धरती से विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दूसरा,
पर्यावरण संतुलन का बिगड़ जाना। तीसरा, जीव जंतुओं के आवास में कमी। चौथा, विभिन्न प्रकार के उत्पाद, चारा एवं लकड़ी की कमी। पांचवा है सूखा एवं अकाल की बढ़ोतरी। मुंबई हाई क्या है? इसका आंसर है अरब सागर में मुंबई से 115 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर सागर सम्राट नामक एक मचान बनाया गया है जिससे तेल की खुदाई होती है। चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहला जलवायु मानसूनी, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, वर्षा 200 सेंटीमीटर और भूमि समतल और मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी। और अंतिम पॉइंट सस्ते श्रमिक, यानी ये जो है चावल उत्पादन के भौगोलिक दशा हैं। चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। इसका आंसर है पहला तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा सालों भर 200 सेंटीमीटर, भूमि ढालू भूमि ताकि पानी जड़ में जमा न हो सके। फिर अगला है मिट्टी दोमट मिट्टी जिसमें लोहा तथा फास्फोरस तथा पोटाश हो, और सस्ता श्रमिक।